Now we are going for next session. Uh, I would like to invite our panelist members. First of all, I request Mr. A. Janki Raman sir. Please come on the dais. Please everybody, huge round of applause. Now I request Mr. Sandeep Goha sir. Now I request Mr. Vivek Pathak sir. Please come on the dais. Now I request Mr. Prashant Reddy sir. Everybody please huge round of applause for our panelist member. And now I request Mr. Ajay Parmar sir. Please come on the dais. And Mr. Amit Jain sir. Please everyone huge round of applause for our panelist members. Come on everyone. तालियों में थोड़ी सी कमी लग रही है. देखिए साथ आप सबका और इससे पता चलता है कि हम सब जाग रहे हैं, हम सब हर एक चीज़ को सुनने के लिए तैयार हैं. सबके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो अपने अपने सेक्टर में काम कर रहे हैं. और सबसे खास बात कि आप सब मिल करके एक ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां से हम किसानों के लिए भी और हर एक इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल बन सकते हैं. मुझे भी बहुत खुशी होती है कि मध्य प्रदेश के एक किसान का ही परिवार से मैं आता हूं, जहां पे मैं जानता हूं कि सोयाबीन के बारे में हमारे सारे किसानों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि इस साल की अगर मध्य प्रदेश की फसल की बात करी जाए सोयाबीन की, तो कुछ बीज के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं था, जिस वजह से बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने यहाँ पे अपनी फसल उगाई और उनको अभी उनके एग्जैक्ट दाम भी नहीं मिल पाए. तो आप सब बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, आप सबके पास बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है. तो यू कैन शेयर आर फार्मर्स ऑल्सो, जिनके पास आप जाकर के वो सारी चीज़ें बता सकते हैं. सो नाउ आई रिक्वेस्ट आर मॉडरेटर सर मिस्टर मृत्युंजय सर, प्लीज सर लीड दिस प्रोग्राम. And over to you. Everybody, huge round of applause for Mr. Mrityunjay sir. थैंक यू सो मच सोपा डी.एन. पाठक जी. और ये मेरे ख्याल से आखिरी सेशन है और इसमें मुझे प्राइस आउटलुक पर बात करनी है और मार्केट आउटलुक पर बात करनी है. और आप सबको वैसे लंच के बाद का सेशन बहुत टफ होता है किसी स्पीकर के लिए भी और मॉडरेटर के लिए भी, लेकिन आप लोग जिस तरह से बैठे हैं इससे ये लग रहा है कि सोयाबीन को लेकर आप लोग बहुत सीरियस हैं और आप वाकई ये जानना चाहते हैं कि अब यहाँ से सोयाबीन के मार्केट में होने क्या वाला है. और चूँकि सोयाबीन बहुत सुर्खियों में रहा है, बहुत चर्चा में रहा है, हमने बहुत सारे शोज़ किए हैं सोयाबीन के ऊपर और सोयाबीन की कीमतों को लेकर बहुत डिबेट भी हुई है इसके ऊपर. और सबसे पहले हमने एक शो किया था जब सोयाबीन के दाम नहीं बढ़ रहे थे, तो फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने शो किया था कि सोया क्यों बोया. जब सोया के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, तो आखिर हमने सोयाबीन की खेती क्यों की, ये किसान पूछ रहा था, तो उनके बिहाफ पे हमने एक शो किया था. लेकिन आज मैं जब सुबह से आप लोगों को सुन रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से हमारी बात हो रही है. हमने मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को सुना, भावांतर स्कीम की बहुत बात हो रही है. हालांकि भावांतर का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, जो 2017 में भावांतर आया था, तो उसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी होंगे, सवाल हैं भी, होने भी चाहिए. लेकिन जो भरोसा सरकार की तरफ से यहाँ पर दिया गया है, इंडस्ट्री की तरफ से दिया गया है, सोपा की तरफ से दिया गया है, उससे ये लगता है कि पिछली बार की जो गलती हुई थी या पिछली बार जो चूक हुई थी उससे बहुत कुछ सीखा गया है और वो रिपीट ना हो ग्राउंड के ऊपर, उसके ऊपर मजबूती से काम होगा, ये अब तक का भरोसा दिलाया गया है. हालांकि ये कितना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होगा ये हमें आगे देखना होगा, लेकिन अभी हम इस ट्रस्ट के ऊपर चल सकते हैं. तो सबसे पहले हम मार्केट आउटलुक की बात करेंगे कि मार्केट के डायनेमिक्स इस वक्त क्या हैं. और जब हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो एक तो डिमांड सप्लाई का सिचुएशन है, एक्सपोर्ट का मार्केट हमारा कितना वायबल है, क्योंकि सोयाबीन को कहा जाता है कि ये मिल्क क्रॉप है, प्रोटीन क्रॉप है, ऑयल क्रॉप नहीं है, 82% इसमें मिल्क कंटेंट है. तो उस लिहाज से ये मार्केट कितना इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट का मार्केट कितना वायबल है, कितना पोटेंशियल है. और जो अनसीजनल या यूँ कहें कि जो एक्सेस रेन सीज़न के आखिर में हुई है, बारिश हुई है, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रॉप के ऊपर हुआ, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे. तो शुरुआत सर आपसे ही करते हैं.
आप बताइए क्या लग रहा है, मतलब मार्केट आउटलुक की जब हम बात कर रहे हैं तो ओवरऑल सोयाबीन का मार्केट आपको इस वक्त लग कैसा रहा है? थैंक यू सर। एक बार शुरू करने के पहले सोपा को, दविश सर को, पाठक सर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि इतना अच्छा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। ये कई 6 महीने की मेहनत उनकी होती है जो हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात मृत्युंजय जी की बात पे आता हूँ मैं कि आप जो डायनेमिक्स, जो हम लोग फॉर्चुनेटली सॉल्वेंट इंडस्ट्री में भी बिलोंग करते हैं और कंपनी पोल्ट्री इंडस्ट्री में भी बिलोंग करती है, तो जो डिमांड के डायनेमिक्स देख रहे हैं सोयाबीन डीओसी को लेकर के, हमको ऐसा लगता है कि इंडिया में प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन का डिमांड 10%, 9% की रफ्तार से हर साल बढ़ रहा है और इसको दूसरे ऑल्टरनेट प्रोटीन्स जो है वो ही फुलफ़िल कर रहे हैं और वो डीडीजीएस ही है। अभी कैटल में, एक्वा में मेज डीडीजीएस का बहुत अच्छा उपयोग हुआ पिछले सालों में। इस साल कुछ एक प्राइस फ्लक्चुएशन कुछ 20% का ये कुछ जुलाई अगस्त में आया। उसके बाद में पहली बार पोल्ट्री ने राइस डीडीजीएस का उपयोग करना शुरू किया। उसकी करीब 1 और 2 साइकिल आगे बढ़ गई हैं, तो ऐसा कोई ख़राब रिजल्ट उसके साथ में पोल्ट्री को नहीं आए हैं। तो पोल्ट्री में पहली बार राइस डीडीजीएस का डायरेक्ट उपयोग पोल्ट्रीज़ ने किया है, जो कि एक रिमार्केबल नोट है कि हमको इसके लिए डीओसी के फ्यूचर से बहुत जुड़ा हुआ ये नोट है। और पिछले साल मैं प्रोडक्शन के डेटा पे भी सर बात करना चाहूँगा कि लास्ट ईयर मेज डीडीजीएस का उत्पादन 31 लाख टन का इंडिया में हुआ लगभग, जो एथेनॉल क्रॉप ईयर है। हालांकि उसमें 1 महीना अभी बाकी है, लेकिन और 8 लाख टन करीब राइस डीडीजीएस का उत्पादन इंडिया में हुआ। मेज डीडीजीएस मोस्टली एक्सपोर्ट में, एक्वा में और डेयरी में यूज़ हुआ और राइस डीडीजीएस एक्वा के साथ साथ पोल्ट्री में भी यूज़ हुआ। तो जो ये डिमांड इंक्रीज़ प्रोटीन की हो रही है इन टर्म्स ऑफ डीडीजीएस और सोया, इसको रिप्लेसमेंट डीडीजीएस कंटिन्यू कर रहा है। मैं इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए नंबर्स बोल रहा हूँ। और एक अलार्मिंग बात यह है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक मैंडेट लाया है कि राइस डीडीजीएस, जो मेज इथेनॉल को जो इंसेंटिव वो 71 रुपये में 6 रुपये का इंसेंटिव देते हैं, वो इंसेंटिव तभी मिलेगा जब वो राइस डीडीजीएस को 40% एफसीआई का राइस लेके यूज़ करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है और एक बहुत बड़ा नोट है कि ये चूँकि पोल्ट्री राइस डीडीजीएस उपयोग करने लग गया है और राइस डीडीजीएस का प्रोडक्शन बढ़ने के कुछ सूचकांक मिल रहे हैं, तो ये डीओसी की डिमांड को कनेक्ट करके मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये भी एक डीओसी के लिए हर्डल हो सकेगा। और पर प्रोटीन कॉस्ट राइस डीडीजीएस की कुछ 500 रुपया पॉइंट होती है, जो कि सोया डीओसी की अभी भी 700 के आसपास है। तो सस्ता प्रोटीन जिसका कोई रिजल्ट खराब नहीं आया इंडस्ट्री में, तो ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन स्टिल सोया को लेकर के है। कि सोया इंडस्ट्री के लिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि डीडीजीएस ने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी की है सोया इंडस्ट्री के लिए, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या होगा इसके ऊपर बहुत बात हुई है, लेकिन सॉल्यूशन निकला नहीं है कि भाई सॉल्यूशन ऐसा तो हो नहीं सकता कि डीडीजीएस बने ही नहीं। अगर मेज से आपका इथेनॉल बन रहा है तो डीडीजीएस तो बनेगा। अब सवाल है कि उसका डिस्पोजल कैसे हो, डिस्पोजल का फ्रेमवर्क कैसा हो। मुझे लगता है कि मेहुल जी भी यहाँ पे हैं, वो इस मुद्दे पर बहुत डिटेल में उनसे हमारी बात भी हुई थी। अगर आप मेहुल जी आप आए स्टेज पे, यस प्लीज़ आइए सर। हाँ और मैं चाहता हूँ, हमने एक शो इसके ऊपर भी किया था डीडीजीएस के ऊपर कि बस करो डीडीजीएस, कि डीडीजीएस जो है वो सोया मील के साथ किस तरह से टसल चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि पाठक जी भी आएँ, क्योंकि जब हम मार्केट की बात कर रहे हैं और ये पूरी सोया इंडस्ट्री की बात है, तो इंडस्ट्री से तीखे सवाल मैं किनसे पूछूंगा? पाठक जी से ही पूछूंगा इंडस्ट्री को लेकर। तो प्लीज़ सर। जी अब अजय परमार जी, अब आप बताएं कि एक तो ठीक है मील का डिस्पोजल कैसे होगा? मतलब अगर ये जो बात हो रही है कि डीडीजीएस एक बड़ा हर्डल पैदा कर रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है फिर? क्योंकि इसी सॉल्यूशन में फार्मर का प्राइस भी छुपा हुआ है। देखिए, डीडीजीएस आया तो उसने हमारी जो मील की कंजम्पशन थी उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट किया, बट जैसा कि अभी अमित भाई ने बताया कि हमारा पोल्ट्री का कंजम्पशन पर ईयर 10% बढ़ रहा है,
तो हम कहीं ना कहीं उस फैक्टर को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए 3 साल में 30% हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है तो 30% से ज़्यादा तो DDGS नहीं ले लेगा। और जहाँ तक अभी अमित जी ने बताया कि DDGS के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसमें भी मेरा ऐसा मानना है, और जो मैं इंडस्ट्री में सबसे बात करता हूँ, कि इसमें डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ लोगों का कहना है कि DDGS को एक सर्टेन लेवल के ऊपर कंजम्पशन में नहीं लाया जा सकता पोल्ट्री में, और कुछ लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो ये डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसी बन रही है DDGS की। तो अब बात आती है कि हमको कंजम्पशन कैसे मिक्सिंग वाली बात भी होती है बीच में, मिक्सिंग हो रही है क्या? मिक्सिंग तो एक दूसरा फैक्टर है वो तो, मतलब मैं पूछ रहा हूँ होती है क्या मिक्सिंग? मैं उस पर ही आ रहा था कि मिक्सिंग भी होती है, लेकिन अभी एक चीज़ जो हम लोग सभी लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, पहले के टाइम पे हमारी DOC में बहुत मिक्सिंग होती थी। अभी आजकल हाइप्रो का कंजम्पशन बहुत अच्छा बढ़ रहा है। प्लस हम लोग अभी आपने देखा होगा कल के सेशन में हमारी यंग जनरेशन ने क्वालिटी के ऊपर बहुत फोकस किया। तो जब हम अपनी मील को क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक्चुअली उसका आउटपुट पहले 83-84% हुआ करता था, वो 78-79 पे आ गया है। तो एक वही फैक्टर हमको भूलना नहीं चाहिए। अब मिक्सिंग में जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन हमारी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री ग्रो कर रही है प्लस हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है, उसके हिसाब से कोई हमारी अभी भी मील का जो प्रोडक्शन है कोई वो 12 या 13 मिलियन पे नहीं पहुंचा है। अगर आज आप देखें फिगर्स के हिसाब से तो पिछले साल जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से हम लोगों का मील प्रोडक्शन 8 या 9 मिलियन के आसपास होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं है। अब अगर उतना हमारा DOC का प्रोडक्शन है तो वो कंजम्पशन के लिए आप निकाल लीजिए कि भाई हमारा 17-18 लाख टन एक्सपोर्ट हो गया, 6 लाख टन फूड में चला गया, 60 लाख टन बचा, तो उतना तो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री कंज्यूम करती ही है। तो DDGS एक थ्रेड है, लेकिन उतना बड़ा थ्रेट नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। अब प्रशांत रेड्डी जी, क्या आपको लगता है कि अगर सोया मील के डिस्पोजल का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो क्या क्रशिंग पे हम कोई बड़ा इम्पैक्ट देखेंगे, डोमेस्टिक क्रशिंग पे? क्योंकि सब लोग ये कहते हैं कि भाई ये मील क्रॉप है और जब तक मील के डिस्पोजल का कोई बढ़िया सोर्स या ल्यूक्रेटिव नहीं होगा तो क्रशिंग का मार्जिन बेहतर नहीं होगा। तो क्या उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं क्या? राइट, आई मीन 2 थिंग्स। अगर इफ यू सी ग्लोबल फैक्टर्स में आप देखोगे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के डेट पे मील स्टॉक्स। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फॉल्स हैविंग हैज बीन वन ऑफ द एक्सेस मील स्टॉक्स है, उसको डिस्कोज करें। सो व्हाट इज द थिंग दैट इज बैलेंसिंग आउट वर्ल्ड स्टॉक्स इज द ऑयल शेयर। जो ऑयल शेयर बेसिकली ऑयल का यूसेज जो बढ़ रहा है बेसिकली that is going to determine the crush capacity globally as well, right? So oil अगर separately आप देखोगे तो 3 major factors है. One is US biofuel policy, right? And second is Indonesia's B50 policy, जो आप रोब सुन रहे हो. Then palm oil का production policy, production scenario in the coming 3 days. So ये 3 factors जो है basically is probably all 3 factors at this point of time still pending है or in the way है looking on the positive side. So ये positive side से oil markets in general, you might have heard in Globe Oil as well. Entire oil complex is making this, is making a big move and keeping the things positive momentum. कि कल ये ऑयल शेयर इतना हो जाए कि ऑयल शेयर मील को ड्राइव करे या क्रश को डिटरमिन करे. सो दैट इज व्हाट द बैलेंस वर्ल्ड इज ट्राइंग टू फाइंड, राइट? कमिंग बैक टू इंडिया, इज इट पॉसिबल इन इंडिया? या कमिंग बैक टू इंडिया, राइट? Oil prices are clearly reflective of the world prices, basically, right? We are more like price taking with lot of domination coming from local oils these days. That's why India, आप देखते हो तो base price एक oil का ही एक shift हुआ है. Initially we used to talk about $900, $950. अब आप देखोगे तो $1100 का base हो गया. But at the end of the day, our meal exports are essential. That is very, very clear because when you have a crop of 10 million, 12 million, 13 million, how much domestic demand you can increase? 7 to 8% आप increase करते हो, 9% increase करते हो. To find that right balance, the domestic meal demand has to increase significantly. So that is कैसे होगा ये? Only on the protein education, more protein education. क्या हम प्रोटीन ज़्यादा खाएं? प्रोटीन ज़्यादा खाएं. अभी हम कम खा रहे हैं. That is one of the areas. So that is the domestic area plus lot of value added. ठीक है, परफेक्ट. आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो उससे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. अब मैं एक्सपोर्ट पे आता हूँ विवेक जी. ये तो ठीक है, डोमेस्टिक कंजम्पशन पता नहीं कितना बढ़ेगा, उसमें अवेयरनेस लाने में कितना वक्त लगेगा. एक्सपोर्ट का मार्केट हमारा कैसे वायबल होगा? कैसे हम अपना एक्सपोर्ट मील का बढ़ा पाएंगे? उसके लिए क्या होना चाहिए? मृत्युंजय, गुड आफ्टरनून एवरीवन. मैं एडिबल ऑयल का पर्सन ज़्यादा हूँ बजाय मील का. So I'm more of an importer than exporter.
I don't think I will be the right person to talk about exports of meals, but I was discussing a lot with a lot of people. Our meal prices are already high, and they don't make any sense if we want to export. Even you can't export to Bangladesh. Bangladesh is happy buying from Argentina, is happy buying from other origins. Even Mozambique was there, who was trying to sell to Bangladesh. We have seen one chart before. I think you were the moderator there, and luckily you see there is an average price movement for meal. And $331 was the price of meal on an average, and top was $424. I think Indian meal is already at the top, if you look at the chart. So if you're already at the top, and you think of export, that I don't think is the right approach for this business. Our approach should be how can we increase the consumption of meal within India, जहाँ उसकी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा दिख रही हैं. ऐसा लग रहा है कि अपना मील कंजम्पशन वर्ल्ड में सबसे कम है, एंड आवर ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ मील इज ड्रास्टिकली गोइंग टू गो अप. If everybody has seen slides which were presented by our esteemed speakers day before yesterday also, I think yesterday, our overall area, acreage is stuck at 12-13 million hectares, you know. And in next 10 years also, the acreage is not moving up. Only the yields are moving up. So availability of meal is going to be a big question for India. ये कमाल सवाल, ये कमाल की बात है पाठक जी. मैं चाहता हूँ इसके जवाब अगर आप दे पाएँ कि एक तरफ मील की डिमांड नहीं है, डोमेस्टिक डिमांड नहीं है, मील भरपूर मात्रा में है, उसके बाद भी हम ग्लोबल मार्केट को कम्पीट नहीं कर पा रहे. मतलब मिल के प्राइसेस हायर हैं, डिमांड कम होने के बावजूद, ओवर सप्लाई के बावजूद मिल के प्राइस हायर क्यों हैं? क्या सॉल्यूशन है इसका सर? मुझसे पूछना? यस. मैंने बोला था इतना डिफिकल्ट सवाल मत पूछना. नहीं सर, डिफिकल्ट. देखिए मृत्युंजय, हमने इस बारे में बहुत बार बात की हुई है, टीवी पे बात की है, पर्सनली बात की है. मील के प्राइस डिसाइड होते हैं रॉ मटेरियल की, सेल की प्राइस और रॉ मटेरियल पे, सोयाबीन की प्राइस भी. तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं. मील के प्राइस इसलिए हाई हैं क्योंकि रॉ मटेरियल की प्राइस हाई है. रॉ मटेरियल की एमएसपी आज की तारीख में $621 है, $620 है. एमएसपी मिल कहाँ रही है? ओके, जो प्राइस अभी दे रहे हैं एमएसपी पे कहाँ कोई खरीद रही है इंडस्ट्री? एग्जैक्टली, जो प्राइस अभी इंडस्ट्री दे रही है उस पर भी मील की प्राइस $450 के ऊपर आती है, जबकि अर्जेंटीना, ब्राज़ील की प्राइस $100 कम है. तो इंडस्ट्री के पास कोई चारा नहीं है. तेल की प्राइस डाउन है, सरकार ने 20% ड्यूटी और कम कर दी. अब आप बोलेंगे ड्यूटी कम करी तो आपने सोयाबीन की प्राइस क्यों नहीं बढ़ाई? तो मैंने कहा था तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं. जब ड्यूटी घटाई थी तब सोयाबीन मील की प्राइस कम हो गई थी, और उससे ये जो 20 लाख टन का एक्सपोर्ट इस साल हुआ है उससे बहुत उसको फायदा मिला था. अच्छा. नहीं तो प्राइसेस सोयाबीन मिल की और ज़्यादा होती, तो जो हम एक्सपोर्ट कर पाए हैं वो भी नहीं कर पाए होते. तो प्राइसेस इंटरलिंक्ड हैं, और ऑब्वियसली सोयाबीन की प्राइस ज़्यादा होगी तो मील की प्राइस बढ़ेगी. अगर तेल की प्राइस आप बढ़ाएंगे तो या तो मील की प्राइस कम होगी. ये कैलकुलेशन भी सर समझ में नहीं आ रहा है. जैसे आप करें कि सोयाबीन के दाम ज़्यादा हैं, है ना, आपने एग्जाम्पल दिया ब्राज़ील का. अब यहाँ पे एमएसपी नसीब नहीं है फार्मर को, और आप देखिए कि सरकार ये चाहती है कि अब भावांतर, अब एमपी में हम बात कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ भावांतर अनाउंस हो गया कि किसानों को हम, अब ऐसा तो है नहीं कि एमएसपी का जो फार्मूला है कि किसानों को जो उनकी कॉस्टिंग है उससे 50% ज़्यादा देना है, यही सिंपल कैलकुलेशन है. तो अभी तो 20-25% भी नहीं मिल रहा है किसानों को, जो उनकी कॉस्टिंग है उससे ज़्यादा. तो फिर प्राइस ज़्यादा कैसे हो गया, मैं ये समझ रहा हूँ. और फिर अगर प्राइस ज़्यादा है तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? किसान क्या करे? यील्ड आप कहेंगे आसान, बिल्कुल जवाब उसके अलावा और कुछ है ही नहीं. अगर 1000 किलो किसान उगाएगा और लागत उसकी ज़्यादा है, उसी लागत में उसी खेत में अगर 2000 किलो उगाएगा तो एमएसपी की जरूरत नहीं है. किसान की आमदनी कितनी है वो देखना है, प्राइस क्या है उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए कायदे से. अगर वो 2 टन उगाएगा तो ये एमएसपी 5300 की जरूरत नहीं रहेगी, 3000 में भी काम चलेगा. ही विल अर्न मोर. तो ये एमएसपी हैज बिकम ए शैम रियली इन केस ऑफ सोयाबीन. पाठक जी ने इंपॉर्टेंट बात बोली. वर्ल्ड की प्राइसेस हम देख रहे हैं, हम मील की देख रहे हैं, हम ऑयल के, पर वर्ल्ड की यील्ड नहीं देख रहे हैं. नहीं, वही देखने की बात हो रही है. यील्ड हम बिल्कुल देखें, देखना भी चाहिए. लेकिन मेहुल जी आप बताइए, यील्ड की बात तो ऐसा नहीं कि ओवरनाइट सॉल्व हो जाएगी कि हमने आज सोचा और कल से हमारी यील्ड बढ़ जाएगी. उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म, हाँ मैं आता हूँ, उसके लिए आप लॉन्ग टर्म का आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए. लेकिन एक सवाल पाठक जी मैं आपसे, और फिर मैं आऊँगा मेहुल जी के पास, कि अब इस बार तो फार्मर के सामने डबल चैलेंज है. डबल चैलेंज का मतलब ये कि एक तो प्राइस कम है सोयाबीन का, दूसरा ये कि क्रॉप डैमेज की खबरें आ रही हैं एमपी से, महाराष्ट्र से, बहुत बड़ी मात्रा में क्रॉप डैमेज की खबरें भी आ रही हैं. तो अब तो उनकी यील्ड और कम हो गई, क्वालिटी अलग कम हो गई,
अब ठीक है, भावांतर का कितना इम्पैक्ट होगा, फ़ायदा होगा, हम बाद में उसके ऊपर हम देखेंगे, लेकिन अब अभी का सॉल्यूशन क्या है? अब तो डबल नुकसान हो रहा है फार्मर को। देखिए, अभी का जो सॉल्यूशन सरकार ने सोचा है भावांतर, वही सही सॉल्यूशन है और वही होना चाहिए। ये जो पीएसएस स्कीम है नाफेड के द्वारा खरीदी, सुबह हम आज कहीं बात कर रहे थे कि उसमें कितना सारा भारी नुकसान हुआ है सरकार को। वो पैसा अगर किसान को जाता तो अभी जो 8 लाख किसान को फायदा पहुंच रहा है वो 15 को पहुंचा होता उसी पैसे में। तो अब ये ऐसी सिचुएशन में है जिसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता। ईल्ड खराब हो गई, ऑब्वियसली नेचुरल आपदा है, और किसान को जब नेचुरल आपदा होती है तो उसका भरपाई मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन किसान को भी, हमारे किसान नेता भी कुछ हैं यहाँ पे, और अगर आप उनसे पूछेंगे तो बताएंगे कि उनकी यील्ड 2 टन है। तो एवरेज यील्ड कम इसलिए भी है कि किसान शायद सोयाबीन की फसल पे इतना ध्यान नहीं दे पाता है। खरीफ की फसल उसको लगता है ठीक है ये एडिशनल है मेरे लिए, रबी में बहुत ध्यान देता है। आप गेहूं की यील्ड देखिए, इट इज़ एक्सीलेंट। चना की यील्ड अच्छी है, लेकिन मस्टर्ड की यील्ड भी अच्छी है, लेकिन सोयाबीन की यील्ड में प्रॉब्लम है। सोयाबीन में सीड की समस्या है, तो यील्ड की समस्या है, लेकिन वो बढ़ाई जा सकती है, और यील्ड बढ़ेगी तो आगे आपके जितने सवाल हैं सबका जवाब सामने आ जाएगा, यील्ड में आ जाएगा। ठीक बात है। अब मेहुल जी आप बताइए सर, आपका अपना एक्सपीरियंस, ये जो पूरा ऑयल मार्केट का डायनेमिक्स है ये बहुत उलझा हुआ है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये जल्दी समझ में आता नहीं है। मतलब ऑयल के दाम कंट्रोल करने हैं आपको तो किसानों को दिक्कत है, ऑयल के दाम थोड़े बढ़ गए, जैसे अभी पाठक जी ने रिकमेंडेशन किया कि ड्यूटी बढ़नी चाहिए, तो अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ड्यूटी बढ़ेगी तो तेल के दाम ऑलरेडी ऊपर हैं, दाम और बढ़ जाएंगे। इस डायनेमिक्स को, इस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कम किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए? ये तेल में ऐसी क्या बीमारी है और प्याज में कि दाम बढ़ते हैं तो लोगों को दर्द होने लगता है। ये पॉलिटिकल कमोडिटी है सर, निर्दलीय नहीं है। कमोडिटी है तो उसका जवाब यहाँ नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल डिस्कशन का जवाब लॉजिक से कभी नहीं मिलेगा। ये निर्दलीय नहीं है ना, ये पॉलिटिक्स एफिलिएटेड कमोडिटी। 15 किलो तेल एक आदमी खाता है। हाँ, अगर तेल के दाम 20 रुपए किलो बढ़ते हैं तो 300 रुपए हुए साल के। ये लॉजिक देखिए सर, मैं कई बार तो शुगर वालों से, लॉजिकल बात है कि तेल के दाम बढ़ गए रे, मर गए रे, कहाँ किधर मर गए भाई? अरे मर गए सर, इधर बात दाम बढ़ने की नहीं है। आइसक्रीम में दाम 30 की बजाय 50 रुपए हो गए। ये मैं हर तो कोई प्लेटफॉर्म, बात नहीं नहीं, ये हर प्लेटफॉर्म पे ये बात होती है। बात सिर्फ ऑयल की नहीं है। जैसे ऑयल वाले कहते हैं कि 20 रुपए बढ़ गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, यही बात चीनी वाले कहते हैं कि 20 रुपए बढ़ गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, दाल वाले आके यही बात कहते हैं, मसाले वाले आके यही बात कहते हैं। अगर सब इन्फ्लेशन किसी एक कमोडिटी से नहीं होती है ना भाई, सिर्फ बात, कोई भी आदमी जब खा रहा होता है एक वक्त में सिर्फ तेल नहीं खा रहा होता है, वो तेल खा रहा होता है, तेल के साथ दाल भी खा रहा होता है, चीनी भी खा रहा होता है, बाकी चीज़ें भी खा रहा होता है। तो एक एक कमोडिटीज़ के दाम अगर इस तरह से बढ़ेंगे तो फिर तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट हम इन्फ्लेशन पे देखते हैं। ये आपकी बात ठीक है कि नहीं, कि अगर मतलब ऐसा भी नहीं कि कंज्यूमर को बहुत पैम्परिंग होनी चाहिए, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं हो रहा या कंज्यूमर की पॉकेट से 2 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं तो वो जाना चाहिए जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जेब में। ये हो नहीं रहा है। नासिक में 2 रुपये किलो प्याज बिकता है, दिल्ली में वो आके बिकता है 50 रुपये। बीज का 48 रुपये कहाँ जाता है, बीज का 48 रुपये कहाँ जाता है, इस पर सब गौन रहता है कि भाई वो पैसा कहाँ जा रहा है। वो मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ है सर अब तक। अभी ऑयल के दाम हम लोग दे रहे हैं ज़्यादा, और सोयाबीन के दाम देखिए आप एमएसपी से कितने नीचे। काउंटर सवाल पूछता हूँ आपसे, बल्कि सभी से पूछना चाहता हूँ। पेट्रोलियम, डीजल और पेट्रोल, ये सब चीज़ को अफेक्ट करता है, एवरीथिंग, राइट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू हवाई जहाज। अगर पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल 50 रुपए का आता है तो मुझे 105 रुपए क्यों देने पड़ते हैं? एंड दैट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इन्फ्लेशन। उस पर बात क्यों नहीं करते? उस पर बात होती है सर, बिल्कुल होती है। हम तो रेगुलर बात करते हैं कि भाई कच्चा तेल, अगर हम तो बात करते हैं कि जब क्रूड $147 पे था तब पेट्रोल के दाम 50 रुपए थे। आज अगर कच्चा तेल $70 पे है तो क्यों 100 रुपये पेट्रोल है? इस पे हमने शो किया है सर कई बार, ऐसी बात नहीं है। शो करने तो कुछ हो नहीं रहा है। उसी मंच पे हम बात करते हैं इसको लेके भी, जिस मंच पे हम ऑयल की बात करते हैं, क्योंकि अभी ऑयल का मंच है, एडिबल ऑयल का मंच है, तो यहाँ एडिबल ऑयल की बात होगी। आप कहें तो मैं आधे घंटे क्रूड पे कर लेता हूँ बात अभी पेट्रोल पे, है ना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो सर आप बताएं अफ्रीका का, अगर अफ्रीका में इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आप लोग कैसे ढूंढते हैं वहाँ? अफ्रीकन ऑयल मार्केट का डायनेमिक्स क्या है? चाहता हूँ कि अफ्रीका इंडिया में इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर आप अफ्रीका का नंबर सुनेंगे तो वर्ल्ड का 65-70% सेसमी अफ्रीका में होता है, वर्ल्ड की 70% काजू अफ्रीका में होती है, और जो हम तुअर खा रहे हैं इंडिया में तो 30% ऑफ इंडियाज़ तुअर इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम अफ्रीका। तो कहीं ना कहीं हमारे घर में हम तो दाल खा रहे हैं या जो काजू खा रहे हैं वो सब अफ्रीका का ही खा रहे हैं। अब मैं आता हूँ सेसमी पे।
हमारे यहाँ से प्रोटीन खाइए आप ले जाके, मील बहुत पड़े हैं लोग कह रहे हैं। सर मैं आता हूँ सोयाबीन पे। तो लास्ट 2-3 साल से ईस्ट अफ्रीका में सोयाबीन की पैदावार कम है, वहाँ पर कुछ नॉर्म्स हैं और पैदावार भी कम हो रही है, इसलिए वहाँ से कुछ इंपोर्ट नहीं आ पा रहा है। लास्ट 2 साल से वेस्ट अफ्रीका यानी कि टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, बुर्किना, माली, यहाँ पर पैदावार कम थी। इनफैक्ट लास्ट ईयर ये स्थिति थी कि नाइजीरिया को 2,20,000 टन सोयाबीन इंपोर्ट करना पड़ा यूएस से। इस साल फॉर्चुनेटली क्रॉप वेस्ट अफ्रीका में अच्छी है। ओवरऑल क्रॉप टोगो, बेनिन, बुर्किना, नाइजीरिया सब मिला के क्रॉप है करीबन 22 लाख टन ±10%। और कंजम्पशन वहाँ पर है, जो क्रशिंग वहाँ पर है वो है करीबन 13-14 लाख टन। सो 6-7 लाख टन एक्स्ट्रा माल है इस साल। अब वो माल कैसे इंडिया आएगा या डिस्पोज कैसे होगा, ये तो वहाँ की जो लोकल पॉलिसीज है तब मालूम पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में से बेनिन का एक्सपोर्ट बैन है, तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि अगर हमारे इंडिया में क्रॉप शॉर्ट है, थोड़ा इंडियंस अगर बाय करते हैं तो 2.5 से 3 लाख टन का हम इंपोर्ट वहाँ से कर सकते हैं। अगर बेनिन एक्सपोर्ट खुल जाता है ऑफिशियली, तो चाइना एक बायर है जो बेनिन का माल हमेशा लेता है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत माल चाइना जाए। और अगर चाइना बेनिन नहीं खुलता है तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि वहाँ से 500,000 टन का भी इंपोर्ट हो सकता है। ओके, अब जनक रमन जी, जानकी रमन जी, आप बताइए सर कि अभी सोया ऑयल का मार्केट, सोयाबीन का मार्केट, आपको इसका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है या थोड़ा डार्क दिख रहा है अगले कुछ दिनों में? या गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं एक एंड यूजर इंडस्ट्री से आता हूँ, पोल्ट्री इंडस्ट्री से हैं हम। बेसिकली एक पोल्ट्री कंपनी है। हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन में सोया प्रोसेसिंग के लिए आए हैं। हमको सोया मिल का जरूरत है, लेकिन कम भाव पे, कम भाव पे जरूरत है। कम भाव में नहीं है, अच्छे फेयर प्राइस में चाहिए और अच्छे क्वालिटी चाहिए। तो वी आर डूइंग ए बैकवर्ड इंटीग्रेशन सोया क्रशिंग का। ये हमारा कंपनी का स्टेटस है। तो नाउ ये सोया मील और ये जो DDGS का, लेट मी फिनिश आवर साइड का बोल देता हूँ, फिर आपका क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। ये जो DDGS का जो थ्रेट है, इट इज़ ओनली लिमिटेड टू 5%। फीड में एट द मैक्स सोया मील को DDGS कैन ओनली रिप्लेस अप टू 5 to 6%, उससे ज़्यादा रिप्लेस नहीं कर सकता है। और पोल्ट्री फीड बिना सोया मील बन नहीं सकता है। तो ये जो DDGS का आज हम जो इंडिया में आज जो फेस कर रहे हैं, इंटरनेशनली 15-20 साल पहले चालू हो गया। इट हैज़ बीन सेटल्ड कि हमसे 10-20 गुना ज़्यादा DDGS जनरेट हो रहा है, फिर भी इंटरनेशनली सोया मील का डिमांड के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। इंडिया इट इज़ ए न्यू कमोडिटी विथ स्लाइटली बिगर स्केल इंट्रोड्यूस हुआ है। पोल्ट्री ऑल्सो इज़ गोइंग थ्रू अ लर्निंग कर्व। थोड़ा ज़्यादा मिला के टेस्ट कर रहे, सोया मील को ज़्यादा रिप्लेस करके टेस्टिंग कर रहे। With time, I think it will all settle down, maybe 2 years, 3 years from now. DDGS cannot completely replace soya meal. Soya meal, poultry feed में 100% ज़रूरत है. Only replacement is to the extent of 5 to 6% हो सकता है for only commercial considerations. But अब nutrition aspect से देखेंगे, soya meal is any day better in a poultry feed. Any time better. Any time better. Okay, mixing कुछ होती Only है for mixing commercial consideration. When the price of meal goes very high, Okay. उस time commercial consideration के लिए, despite the risk of using corn DDGS, people will mix DDGS थोड़ा ज़्यादा proportion में mix कर सकते हैं for commercial consideration. Nutritional aspect से देखेंगे, soya meal is always better for a poultry feed. मिस्टर गुहा, आपका टेक क्या है ओवरऑल मार्केट आउटलुक को लेकर के सोयाबीन का आपका क्या सोचना है? See, there's two sides of this coin. One is obviously when we are looking at the Indian soybean industry, it's a question of survival today. So we have seen that the crush industry is barely able to cover the cost, right? So abhi upar se we also have a challenge of DDG coming in. So if you look at the other side of the story, where you have US is selling the floor price today for soybean seed is $410. And soybean meal is $310. They're having a $20-25 of fantastic margin, crush margin. So they will any day find outlet to sell the meals. In this kind of a situation and in this kind of an environment, for India to find a place to compete, or to challenge an origin which is selling meal at $300, $310 is very difficult. So what should be done? So the answer lies within, right? Today, like
I think some of my colleagues also said that the answer lies within. Today, we're talking about yield. We're talking about increasing the consumption of protein. All these things will come much later. It doesn't happen overnight. Today, the existence is a question for the soybean industry. We have to look at ways where we can increase efficiency, be it the poultry efficiency, be it the crush efficiency, be it whatever, the pricing, the working capital expenses, or JCPA. We have to look at internal and try to survive and get out of this situation right now so that the industry survives. All these strategic questions doesn't happen, or the solution doesn't come overnight. It will come over a period of time. But how it will come? What is the solution? So it's not easy. So it needs to have policy-driven aspect in it. It needs help of the government. It needs help of agriculture. It needs help of technical. What type of help you want from the government? See, Can you please be specific? So today, when we have surplus meal, we don't know how to really in the next 3-4 months till Jan, we'll see enormous selling of beans. Beans जैसे बिकेगा, you will have pressure on the bean prices. Again, we'll say that bean prices have fallen much below MSP. So that bean will need to find an outlet. It will be crushed, right? Crush capacity बढ़ेगा. What will do with the meal? The meal needs to have an outlet. Apart from whatever the जो भी आपका 2.5 million ton 4 महीने में consume होगा इंडिया में, what will do the rest? So a policy like what we had, export incentive, that could be thought about. Something needs to come in and save the industry. Otherwise, exactly. The industry export incentive is highly that could be that could be one of the solutions. Right. Perfect. See, हम जो बात कर रहे हैं soybean और generally farming as such in India, the average land holding is so small. Either to compare ourselves with highly mechanized farming than in other Western countries is not fair. And ये जो inherent weakness for our farming, you can't do it away overnight. तो इसका solution है, government will have to support the farmer by price support scheme. That is the only way out. So like Bhavantar, right? Bhavantar, whatever. That is the only way out, because the MSP being fixed by the government, because there are a lot of other issues why the MSP is going up year on year. Right. Because unka cost is going up. They are cutting the subsidies on fertilizer and other things. So unka input cost बढ़ रहा है. इसलिए MSP बढ़ाना पड़ रहा है. So it is a like egg and chicken story. Government will have to step in because our farming inherent weakness, land holding size is too small, where there is no possibility of mechanization, or the farmer is not so well off that he can adopt the most recent developments in technology. अब मैं आता हूँ, ये तो मार्केट आउटलुक की बात हो गई. अब मैं आ रहा हूँ जो आप लोग सुनना चाह रहे हैं कि प्राइस आउटलुक. अब यहाँ पे चर्चा ये हो रही है कि सोयाबीन के दाम आगे क्या होंगे. मैं अभी सुन रहा था, बहुत सारे लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जब भावांतर की स्कीम खत्म होगी उसके बाद सोयाबीन के दाम शूट अप होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि क्रॉप डैमेज है, क्रॉप लास्ट ईयर के मुकाबले कम है. इस तरह की बात ऑडियंस में से हो रही है. तो आपकी जो बात हो रही है वही बात हम यहाँ पे करेंगे. और अब इस राउंड में हम बात करेंगे कि एक्चुअल, हालांकि सोपा की ऑफिशियल रिपोर्ट भी आएगी क्रॉप को लेकर, वो अलग बताएंगे, लेकिन हम ये बात करेंगे कि अभी के मार्केट सिचुएशन को देखते हुए सोयाबीन के दाम क्या रहने वाले हैं, ताकि उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं. शुरुआत सर आपसे, शुरुआत आपसे ही. आप जरा बताइए कि क्या लगता है आपको, जो क्रॉप की रिपोर्ट्स आ रही है उसको देखते हुए सोयाबीन के दाम क्या अपने बॉटम पे हैं? क्या जो किसान होल्ड कर सकते हैं उनको होल्ड करना चाहिए, आगे अच्छे दाम मिलेंगे? भावांतर तो है ही, लेकिन इसके अलावा मैं मार्केट ड्रिवन तेज़ी की बात कर रहा हूँ. गिवन सिचुएशन सर, भाव ये लोएस्ट लेवल पे ही हैं लगभग. और इस मंच के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा मृत्युंजय जी, कि किसान को लगता है कि इंडस्ट्री कम भाव में माल खरीद रही है तो इंडस्ट्री फ़ायदा उठा रही है. इंडस्ट्री खुद मजबूर है क्योंकि उनकी अपनी प्राइस पैरिटी है, तेल का पैरिटी है, डीओसी का पैरिटी है. हम कम भाव में माल खरीदते हैं क्योंकि हमारे को कम रियलाइजेशन है. तो ये कुछ किसान संघ के लोग भी यहाँ मौजूद हैं. उनको आप लोग कभी बोलते हैं कि हमारा रियलाइजेशन ज़्यादा है? कभी नहीं बोलते हैं. इंडस्ट्री कहाँ कभी बोलती है कि हमें नुकसान नहीं हो रही? सर जिस दिन होगा रियलाइजेशन हम मंच से बोलेंगे. कभी नहीं बोलते. अभी 2 साल से नहीं है सर. दूसरा प्राइस के लिए सर मेरे को लगता है कि ये प्राइजेस जो लेवल पे अभी हैं ये लोएस्ट लेवल पे हैं. और लास्ट ईयर जैसा 50 रुपया 51 रुपये का भाव ऊपर से ऊपर गया था, वही लगभग मोर और लेस नंबर्स उसी के बीच में चलेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है. 5,000 के ऊपर भाव चला जाएगा. 5,000 रुपये 5100 रुपये का हाई भाव, और ये जो 4,042 का लोएस्ट भाव है, ये लोएस्ट भाव है. वहाँ
अभी का प्राइस लोवेस्ट प्राइस है। हाँ, ये लगभग अभी जो मंडियों में बिक रहा है ये लोएस्ट प्राइस लगता है मुझे भी। अच्छा ठीक है, अजय जी, आप बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भावांतर की वजह से मार्केट प्राइस और गिर जाएंगे, क्या उनका शक ठीक है, उनकी आशंका जायज है? नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है। भावांतर से प्राइस गिरने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि मंडी में जो माल आ रहा है, नहीं, गिराने की संभावना है क्या? नहीं, वो तो गिराने की गिरा दिया जाए, गिराने की संभावना नहीं है, और इंडस्ट्री कभी गिराना भी नहीं चाहती। इंडस्ट्री तो हरदम चाहती है कि फार्मर को ज्यादा से ज्यादा रेट मिले। ये कहाँ चाहती है सर? अगर आपको याद होगा, लास्ट टाइम मैंने एक बात कही थी कि सरकार सिर्फ थोड़ा सा काम करे कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे तो हम किसान को ज्यादा पैसा दे देंगे, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी का डायरेक्ट इफेक्ट सर फार्मर के ऊपर आता है, और फार्मर इज आल्सो वन ऑफ द कंज्यूमर। नहीं, वो तो कह रहा है कि इंपोर्ट सोयाबीन तो मिल क्रॉप है और इंपोर्ट ड्यूटी से कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं आता है, इंडस्ट्री वाले ही कहते हैं, मैं तो उनकी बात कह रहा हूँ। नहीं, आप अगर देखेंगे ना, जब जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है तब तक फार्मर को अच्छा रेट मिला है। कहाँ मिला? पूरा पिछली बार सितंबर के महीने में ड्यूटी बढ़ी थी। हाँ। पिछली बार। हाँ। और सोयाबीन के दाम पूरे सीजन में एमएसपी से नीचे रहे, कभी नहीं दाम ऊपर। देखिए सर, एमएसपी और प्राइस दोनों का, एमएसपी के नीचे रहे वो तो दाम कितने, अच्छा दाम कितने बढ़े, छोड़िए हटाइए, दाम कितने बढ़े? बढ़े थे ना सर, 4800 तक पहुंच गए। कितने दिन रहे बढ़ के? कब तक टिके रहे भाव? कम से कम 1 महीने। उसका इंटरनेशनल जब प्रेशर आ गया, मार्केट का रेट, जब तेल का रेट कम हो गया, नहीं मिला ना सर उनको प्राइस। एक महीने भी नहीं रहे थे दाम, मैं आपको एक्चुअल बताऊं फिगर। अब ये तो बोलने वाली बात है सर, लेकिन अब प्राइस बताइए सर आपके हिसाब से। नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो पाठक जी ने बात कही, इसका बेस्ट 2 ही सोल्यूशन है। एक तो इंपोर्ट ड्यूटी है और दूसरी यील्ड है, और दोनों में सरकार का बहुत बड़ा रोल है कि अगर जो सीड की क्वालिटी कहीं से, मतलब सरकार थोड़ा काम करे और फार्मर के लिए अच्छा सीड उपलब्ध करा दे तो यील्ड बढ़ेगी। प्राइस क्या रहेगा सर बताइए? प्राइस तो रेंज बाउंड रहेगा 4500 से 5000। 5000 के ऊपर नहीं जाएगा? 5000 के ऊपर अफ्रीका नहीं जाने देगा। अफ्रीका देने नहीं देगा? हाँ। अफ्रीका वाले यही है, इनको बोलेंगे हम लोग कि भाई जाने दो। पूछ लीजिए आप। नहीं जाएगा? आप नहीं जाने देंगे 5000 के ऊपर प्राइस? जाने दो यार, थोड़ा सा कभी तो मिलने दो फार्मर को अच्छा प्राइस, थोड़ा चांस बना है ना। अरे भावांतर यहाँ मिला ना, महाराष्ट्र में नहीं है भावांतर अभी। ठीक है, आपका व्यू सर मिस्टर रेड्डी प्राइस पे? सोयाबीन का प्राइस आप क्या देख रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या देख रहे हैं? आई वांट टू से वन थिंग हियर, यहाँ पे इस साल जो रहेगा, आई मीन इन द लास्ट फ्यू इयर्स हम हमेशा मील इज अ मेजर कंपोनेंट, ऑयल इज अ माइनर कंपोनेंट, ये हमेशा बात कर रहे हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड इनटू नेक्स्ट ईयर, ये ऑयल का कंपोनेंट जो है दैट विल ड्राइव द क्रश मार्जिन, दैट इज व्हाट आई विल से। Meal wise, I would say probably range bound if you ask me, very range bound and everything. But oil component जो है, especially bean oil, soybean oil, ये एक oil share बढ़ा के आपकी crush margin can be better. Even आपका bean prices range bound रहेगा तो भी. So that is what I see going into 2025 and 26, because global factors on oils are turning very it's more energy usage, biofuels and everything. So I think वो एक बहुत बड़ा factor play करेगा जो हम नॉर्मली डिस्कस करते थे कि अजय जी बोले प्राइस क्या रहेगा सर? 5000 के ऊपर जाएगा सोयाबीन का भाव, ये बड़ा सवाल है। इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, आई थिंक इट्स लुक्स डिफिकल्ट। कहां तक जाएगा आपके हिसाब से? डिफिकल्ट, इट वुड बी रेंज बाउंड। व्हाट इज द रेंज? अराउंड 4500 to 5000, दैट इज व्हाट इज द रेंज। 4500 to 5000। या ओके, आपका व्यू सर, व्हाट्स योर व्यू ऑन प्राइस? सोयाबीन सीड के भाव के बारे में 1 मिनट लेना चाहूँगा मैं। पाम ऑयल प्राइसेस जो हमारा फोरकास्ट है रिसर्च, वो प्रेडिक्ट कर रहा है एक्सट्रीमली बुलिश सिचुएशन फॉर पाम ऑयल। हर एनालिस्ट आपने सुने होंगे। नाउ वी आर यूजिंग वेदर पैटर्न एज अ फोरकास्ट। नाउ वेदर हैज़ बीन इरेटिक एवरीवेयर। यूक्रेन में भी बारिश आई, बाढ़ आई, कारें बह गई। इंडिया में बारिश आई, बरसात आई, सोयाबीन सीड खराब हो गए। अब ये बारिश शिफ्ट हो रही है इंडोनेशिया, मलेशिया। वहाँ के पाम प्लांटेशंस को प्रॉब्लम होंगी, उनको आदत नहीं है इतने बारिश में हार्वेस्ट करने की। एमडेक्स 5000 रिंगिट आराम से टच करेगा, बहुत आराम से। एमडेक्स लीड करेगा कॉम्प्लेक्स को। इंडोनेशिया B50 मैंडेट लागू करने वाला है अगले साल। ऑयल अवेलेबिलिटी कम होगी, जैसा प्रशांत ने कहा, मेरे पुराने दोस्त हैं। लेकिन इंडोनेशिया में हमारी बात हो रही थी कि मुश्किल है, B50 उन्होंने बोल तो दिया है, टेस्टिंग लेकिन अभी प्रॉब्लम, मतलब B40 ठीक से नहीं हो पा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट नहीं है मृत्युंजय भाई। लास्ट ईयर B40 बोला था, नहीं होगा, लगा दिया। अभी टेस्ट हो गया है। हमारे यहाँ बिना बोले लगाया जाता है। लगाए तो बहुत अच्छा, हमारे यहाँ बिना बोले सब कुछ होता है। B20 हुआ है अभी। तो आप हमारे गवर्नमेंट को कम मत आके, है ना, वो हमसे सीख कर जाते हैं कि पॉलिसी कैसे बनती है। तो वो लगाया नहीं लगाया दूसरी बात है। मैं सिर्फ
वेदर पैटर्न के बारे में बोल रहा हूँ कि बारिश की वजह से प्रॉब्लम होगा ही, इट इज़ फॉर श्योर। सनफ्लावर में हुआ है, सनफ्लावर मोस्ट बुलिश। आई वॉज इन यूक्रेन, अभी रशिया से आ रहा हूँ, क्रॉप बहुत अच्छा है वहाँ पे, एंड सनफ्लावर के भाव $1350 तक जा सकते हैं। तो सनफ्लावर में तो कोई भी मंदी दिख नहीं रही। अच्छा। अब बच गया सोयाबीन, जिसको चाइना ने भी मारा है, हमारे मोदी जी भी जाके यूएस को डांट के आ रहे हैं। अब यूएस एक कॉर्नर में आ गया है। सोयाबीन सीड यूएस का नहीं बढ़ने वाला। यूएस का सोयाबीन ऑयल सीबॉट बढ़ेगा, 50 का सीबॉट हम लोग 57 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बेसिस एडजस्ट होंगे, तेल में थोड़ी सोयाबीन में तेजी आएगी, बट इंडियन गवर्नमेंट को डायनामिक ड्यूटी सिस्टम लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे भाव इंटरनेशनल घटते हैं, इंडिया में ड्यूटी बढ़नी चाहिए। जैसे जैसे इंटरनेशनल भाव बढ़ते हैं, इंडिया में ड्यूटी घटनी चाहिए। वो डायनामिक ड्यूटी सिस्टम जब तक नहीं लगेगा, तब तक हम ये जो सवाल है इसके जवाब ढूंढते रहेंगे। अब भाव पे आते हैं सोयाबीन सीड के। करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, INR आपका 89-90 की बात हो रही है। सोयाबीन सीड 5000 पार करेगा 100% करेगा। आप हो सकता है जनवरी फरवरी में आप MSP के आसपास भी बेचे सीड। अच्छा, यस, जस्ट वॉच द करेंसी एंड वॉच द एडिबल ऑयल फ्लोज। ठीक है, दैट्स ऑल। ओके, तो मतलब आप देखिए इधर 50-50 का मामला आ गया सर। 2 एक्सपर्ट हमारे कह रहे हैं कि 5000 से ऊपर का भाव जाएगा, 2 कह रहे हैं कि 5000 के नीचे ही रहेगा। अब पाठक जी, आप हालांकि प्राइस पे कमेंट नहीं करते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी चूंकि आपका एक डीप रिसर्च है, आपका एक डीप सर्वे है ग्राउंड पे, तो पहले तो मैं आपसे क्रॉप के बारे में जानना चाहता हूँ सर कि क्रॉप सिचुएशन क्या वाकई जो हम सुन रहे हैं कि महाराष्ट्र में बहुत डैमेज है, MP में बहुत डैमेज है, क्या ये बात ठीक है कि वाकई क्रॉप को बहुत डैमेज हुआ है, या आपको लगता है कि जितना लोग सोच रहे हैं उतना डैमेज नहीं है, डैमेज है लेकिन कम है? क्या आपके पास इनपुट है? मैं क्रॉप नंबर बहुत लोगों से सुन रहा हूँ पिछले 1 महीने से। मुझे लगता है थोड़ा पेसिमिस्टिक है व्यू जो लोग दे रहे हैं। मेरा अपना सर्वे उससे बेहतर है। अभी 15 मिनट रुक जाइए, मैं बता दूंगा कितना है। नहीं तो ठीक है, आप कुछ हिंट तो दीजिए, डैमेज है कि नहीं है सर? ये डैमेज है ना, बिल्कुल डैमेज है। महाराष्ट्र में डैमेज है, राजस्थान में बहुत डैमेज है, MP में डैमेज, और MP में भी डैमेज है। ज़्यादा या कम? डैमेज है, काफ़ी डैमेज है। काफ़ी डैमेज है। तो सर आप बताइए कि फिर क्या 5000 के ऊपर, मतलब मैं आपसे प्राइस नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या इस बार के किसान को, मैं सिर्फ MP, क्योंकि आपका सोपा तो एक नेशनल एसोसिएशन है ना, तो मैं सिर्फ MP की बात, MP में तो भावांतर है, चलो मिल जाएगा, लेकिन क्या ओवरऑल देश के किसानों को, महाराष्ट्र के किसानों को, या फिर और जहाँ राजस्थान के किसानों को, क्या MSP के आसपास का प्राइस मिलेगा विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन? नाक इधर से पकड़ने वाला तरीका है प्राइस नहीं तो नहीं सर, मतलब मैं चुप रहूंगा। लेट्स आस्क संदीप। चलिए सर, आप सही बात है, सोपा तो प्राइस पे कैसे बात, लेकिन ठीक है। सो जो प्राइस पैटर्न इसमें रहेगा, इन माय व्यू इट विल बी अ रिवर्स J. So it's like, it will be like this. It's a hockey stick. So prices wherever it is today, I see a 5 to 7% downside to it. The price will stabilize. Downside 5 to 7% because of Bhavantar. Because of Bhavantar, liquidity will be immense. There will be selling pressure. Marginal farmers will come out to sell. You will have enough liquidity. Prices will tank. Because ये 5 से 7% देखिए इंडस्ट्री वाले और कम पे माल लेना चाहते हैं। नहीं, ये ऑलरेडी बॉटम पे है भाई साहब, क्यों गिरवा रहे हैं? I didn't finish. So it will stabilize and then I see a big shoot. नहीं, लेकिन आप जब ये बात कह रहे हैं कि 5 से 7% डाउन, उसके पीछे की वजह इसलिए नहीं दिख रही है, उसके पीछे की वजह उसके पीछे की वजह इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि क्रॉप डैमेज की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अगर क्रॉप डैमेज की वाकई है तो फिर दाम कैसे गिरेंगे, आप ये बताइए। देखो, इसमें क्या है कि if anyone wants, he cannot go and buy 100,000 tons or 50,000 tons of beans at one shot. There will be some pressure on the इसका मतलब आप कहीं ऐसा तो नहीं कि डरा रहे हैं कि भाई बेच दो, दाम गिरने वाले हैं? नहीं, वो तो ऐसे भी होने वाला है, वैसे ऐसे भी होने वाला है। But I see a 5%. उसके बाद after 5-7, then it will stabilize for some time and then it will go up. So when it goes up, go up कहाँ तक? I see another 20-25% upside to the prices. So it might be 50, it will touch 50 for sure, and for a brief period it might trend around MSP levels as well. Okay, मतलब आप भी कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि 5000 के ऊपर भाव जाएगा? Purely because of the oil margins will be good, so it will take up the prices. Right, ठीक है। आप सर, आपका व्यू? हमारा मेमोरी बहुत शार्ट है. If you look back what happened last season, October to September, I think it will be a repeat of what happened last year. Exactly. Like October, November, December last year, government was buying at MSP. So the prices were higher. And at the end of January,
they stopped buying and there was an inventory of bean which was visible to everybody. सबको पता चल गया कि 20-22 लाख टन गवर्नमेंट के हाथ में है. तो जनवरी के बाद कोई स्पेकुलेटिव एक्टिविटी नहीं हुआ, बिकॉज सबको पता है ये 22 लाख टन कभी भी मार्केट में आ सकता है. तो प्राइस उसके बाद गिरने लगा. ठीक है. और सर सीधा बताइए ना, आप उतना आपने कहा कि मेमोरी शॉर्ट है तो लोगों को याद नहीं होगा ना क्या हुआ पिछली बार. वही प्राइस क्या होगा, सीधा बताइए. आप उसको ये साल का फोरकास्ट करेंगे. इट लुक्स लाइक 43-42 करंटली जो प्राइस है. ठीक है. कुड कंटिन्यू December, January तक. This is the bottom price? Yes, this is the bottom, I believe. And what you see upside? I don't see it beyond 50. Beyond 50, you don't see? More than our domestic crop. 49 you see? 49, yeah, 50, that's the range. But that will be for a very short span of time. It's not going to be for a longer time. Okay. More than the domestic crop, it is the geopolitics and the weather in the South America, because the next soybean crop is going to be in South America. Right. So weather in South America. Perfect. And your geopolitics will decide the prices in future. मेहुल जी, आपका व्यू सर प्राइस पे? सर मुझे ऐसा लगता है कि अभी महाराष्ट्र के प्लांट्स के भाव 44-50 से 45 है. इसमें 1 से 2 रुपए की गुंजाइश है. अब तेजी कितनी आएगी उसके सर बहुत सारे फैक्टर्स हैं. पहली बात तो ये है कि अब आज DOC के भाव 31,000 के हैं. अब 38-40 हज़ार के DOC के भाव पोल्ट्री लेगा नहीं लेगा वो एक क्वेश्चन मार्क है. US का प्रेशर है इंपोर्ट करने के लिए सोया मिल फ्रॉम US, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है. अगर वो तो हो ही नहीं रहा ना, वो तो रेड लाइंस में डिफाइन किए हैं, उसका सरकार ने बिल्कुल क्लियर. वो है. प्लस इंपोर्ट का प्रेशर भी आएगा. करीबन समझिए अब 500,000 टन इंपोर्ट होगा सीड का, वो भी एक है. तो मुझे लगता है कि सब मिला मिलू के 5,000 के ऊपर जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है. 5,000 लगता है ना कम से कम, 5,000 लगता है. दूसरा मेरा ये मानना है कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि या रिक्वेस्ट चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट NCDEX खोले. ये मेरा पर्सनल व्यू है. ओके. क्योंकि एक साल में 1,000 रुपये की तेज़ी, 1,000 रुपये की मंदी, प्लांट वाले 1-2 महीने का माल लेके चलते हैं तो इसमें प्रॉफिट लॉस बहुत हैवी होता है. तो अगर सर्वाइवल चाहिए तो NCDEX खोलना पड़ेगा. बहुत सारे पेपर, ये डिमांड तो हो ही रही है इंडस्ट्री की तरफ से और बात ठीक है, फ्यूचर मार्केट होना चाहिए. लेकिन वही है कि जब फ्यूचर मार्केट था तो 10,000 रुपये दाम चले गए थे सोयाबीन के, तो उसको लेके थोड़ा मार्केट का सर देखिए स्पेकुलेशन तो होगा, बिकॉज आप जहाँ बैठ रहे हैं बगल में वो नहीं चाहते हैं सोयाबीन का. नहीं, मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल व्यू है. ये मेरा पर्सनल व्यू है. क्योंकि अगर रिस्क मैनेज होगा तो काम लंबा होगा. अगर रिस्क मैनेज नहीं होगा, अगर आप देखेंगे 2 साल पहले जो ऑयल का काम हुआ था, ऐसा नहीं कि किसी का रिस्क मैनेज हो किसी का बढ़ जाए, ये नहीं होना चाहिए. अच्छा पाठक जी, एक बात और हो रही है लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि एक बात ये हो रही है कि डिमांड ठीक ठाक है, अच्छी है और कैरी ओवर कम है. बहुत लोग कह रहे हैं पता नहीं सोयाबीन मिलेगा भी नहीं मिलेगा, ऐसी चर्चा हो रही है. ऐसा ना हो कि सोयाबीन की बहुत दिक्कत आ जाए आगे और प्राइस बहुत बढ़ जाए क्योंकि डिमांड अच्छी है, कैरी ओवर कम है. ये बात ठीक है क्या, या ये अटकलें हैं? नहीं, ये ठीक है. कैरी ओवर वाकई कम है और डिमांड कोई ठीक ठाक है. बोला इतनी बुरी हालत नहीं डिमांड की, इतना हमको लगता है कि डिमांड डिस्ट्रॉय हो गई है. कुछ लोग कह रहे हैं कि डिमांड आधी भी रह जाएगी, ये बात भी हो रही है. DDGS से फर्क पड़ा है, लेकिन जैसे जानकारी मैंने पढ़ा इतना नहीं पड़ा है. तो डिमांड रहेगी, फूड की डिमांड बढ़ रही है और हम फूड पे बड़ा काम करें तो वो डिमांड बढ़ेगी. तो डिमांड को ऐसी बहुत सारी डिस्ट्रक्शन नहीं है. कैरी ओवर स्टॉक कम है, क्रॉप सर्टेनली कम है. टेक योर ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन. चलिए, अगर आप लोगों में से कोई सवाल पूछना चाह रहे हो, क्योंकि हमने जितने भी सवाल और मोटा मोटी पहले सवाल से पहले एक बात क्लियर हो गई है. सब लोग ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो सोयाबीन का प्राइस अभी चल रहा है वो अपने बॉटम के आसपास चल रहा है. मतलब यहाँ से ज़्यादा गिरावट की आशंका नहीं है. अपसाइड कुछ लोग कह रहे हैं 5,000 तक, कुछ लोग कह रहे हैं कि 5,000 से ऊपर MSP के आसपास भी भाव आ जाएगा. मतलब ये है कि सेंटिमेंट सब लोग ये कह रहे हैं कि अब यहाँ से सोयाबीन में तेज़ी का ही है. और इस भ्रम में बाकी जो एक्सपर्ट्स, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मेरा अपना कोई व्यू होता नहीं है. ये लोग कह रहे हैं कि ऐसे इस भ्रम में ना रहें कि भावांतर की स्कीम आ गई तो सोयाबीन के दाम बहुत गिर जाएंगे. और भावांतर में जो बात पाठक जी ने भी कही और सुनील जी ने कही और हमारे सेक्रेटरी साहब आए थे कि इस बार सरकार की पैनी नज़र है, तो वहाँ पर भी थोड़ा अलर्ट रहें आप. ऐसा नहीं कि भावांतर की वजह से मार्केट को कुछ डिस्टॉर्ट करने का प्रयास कामयाब होगा, वो नहीं हो पाएगा. ये भरोसा अब तक दिया गया है. तो मोटा मोटी इस पैनल से ये बात निकल के आई है कि सोयाबीन का फ्यूचर ब्राइट है. प्राइस के लिहाज से किसानों के लिए भी अच्छी खबर है. अगर दाम बढ़ते हैं तो जो उनका डैमेज से लॉस हुआ होगा वो जितना कंपनसेट हो पाए उतनी अच्छी बात है. बाकी भावांतर तो है ही. अगर आप लोगों में से कोई सवाल पूछना चाह रहे हो तो पूछ सकते हैं.
हमारे सारे पैनलिस्ट तैयार हैं आपके सवालों के जवाब के लिए। क्विकली सर, 2-3 सवाल हम ले पाए। सवाल ही पूछे, मतलब बहुत बड़ा कमेंट, सवाल पूछने की बात है तो सवाल पूछना। हाँ वही We want some, कोई है सवाल पूछने वाले? आई थिंक सब लोग बड़ा क्लियर हैं कि भाव कहाँ जा रहा है। सब संतुष्ट हो गए हैं। नो, शी इज नॉट। ठीक है साहब, कोई सवाल नहीं लग रहा। चलिए बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। अमेजिंग सर, थैंक्स। थैंक यू सो मच सर, दिस वॉज एक्सलेंट सेशन। सीरियसली बहुत मज़ा आया और मैंने इसमें देखा भी बहुत सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कान भी थी जब यहाँ पर मृत्युंजय सर और पाठक सर के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत सारे डिस्कशन चल रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। सो आई रिक्वेस्ट टू आर मृत्युंजय सर, प्लीज़ सर हमारे सभी पैनलिस्ट मेंबर का यहाँ पे मोमेंटो दे करके उनका स्वागत करें। एवरीबडी प्लीज़ ह्यूज राउंड अप्लॉज। सो आई रिक्वेस्ट मूव फॉरवर्ड Mr. A. Janki Raman sir, and I request to Mrityunjay sir, please give this memento A. Janki Raman sir. So now I request Mr. Sandeep Guha sir, please move forward. And now I request Mr. Vivek Pathak sir, please this memento. I request Mrityunjay sir, please. And now I request Mr. Prashant Reddy sir, please move forward. And I request everybody, please huge round applause. आप सभी की तालियां साथ में होगी तभी ये मोमेंट स्पेशल बनेगा. And now I request Mr. Ajay Parmar sir, move forward and take this memento. Come on everybody, ये तालियां बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साथ तभी साथ में समझ में आता है जब आप लोगों की तालियां मिलती है। दिस वॉज अमेजिंग, एक्सीलेंट सेशन रहा है ये हमारा। एंड आई रिक्वेस्ट मिस्टर अमित जैन सर, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टेक दिस मोमेंटो। वंडरफुल, अमेजिंग सेशन एवरीबॉडी। यस, अगर आपको मजा आया है तो तालियां उतनी जबरदस्त होनी चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे पैनल मेंबर्स ने यहां पर दिया है। एंड I request Mr. D.N. Pathak sir, please this moment, please giving this memento our moderator sir, Mrityunjay sir, please everyone. Yes everybody, it was amazing panel discussion. And sir, मृत्युंजय सर मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। सर आप बहुत यंग लगते हैं, मतलब आप जब इतनी सारी चीज़ों पे बात कर रहे थे तो मैं डिस्कशन भी कर रहा था कि मृत्युंजय सर के पास इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सर जस्ट मोमेंटो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़, एक और मोमेंटो लेकर के आए। जस्ट वेट, आई रिक्वेस्ट एक और मोमेंटो लेकर के आएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मृत्युंजय सर से कि सर प्लीज। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद हम आगे जा रहे हैं और मेरी रिक्वेस्ट है अगर किसी ने अभी तक अपना लकी ड्रॉ इस लकी बॉक्स में नहीं डाला है तो जल्दी से आकर के आप यहां पे सबमिट कर दीजिए। एनीबडी यहां पे कोई भी है एक ऐसा जिसने अभी तक यहां पे लकी ड्रॉ नहीं यहां पे अभी तक लकी बॉक्स में डाला है तो प्लीज जल्दी से आगे आए, आकर के अपना लकी ड्रॉ यहां पे सबमिट कर दें।